हाईकोर्ट का ये ऐसा फैसला है जिसमें बहू को जो है अधिकार का बात किया गया है। और यहाँ पर देखें कि बहू को किस प्रकार से अधिकार होगा और बेटी का अधिकार क्या होगा, बेटा का अधिकार क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखें, अगर किसी के नाम संपत्ति रजिस्टर है, कोई भी प्रॉपर्टी हो, किसी का दुकान होता है, किसी का जमीन होता है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी है, अब किसी का मकान ही है, तो उस केस में अब डिपेंड करता है कि अगर जिसके नाम दर्ज है तो उसके उत्तराधिकारी कौन होंगे। आखिर ये संपत्ति, मकान, दुकान, जमीन जिसके भी नाम दर्ज है तो उसके उत्तराधिकारी कौन होंगे। उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। अब वो बच्चे जो है वो बेटा हो और अब बेटी भी हो, यानी बेटा हो या बेटी हो, दोनों उस संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। अगर मान लेते हैं ये दुकान है, अब ये दुकान पिता का है या माता का है। अब ये दुकान अगर ये परमिला देवी के जो है यहाँ पर नाम से है, अब इन्हीं के नाम से दुकान है, चल रहा है ना। यही एक मुख्य रास्ता है जिससे एक तरह से घर का जो पूरा खर्च है ये सारा कुछ इसी पर एक तरह से डिपेंड है। अब अगर परमिला देवी इसको चला रही थी, अब लेकिन किसी कारणवश परमिला देवी का देहांत हो जाता है, तो उस केस में ये दुकान का, मकान का, घर का, जमीन का किसको अधिकार मिलना चाहिए, कौन उसके उत्तराधिकारी होंगे। तो देखें, ये सीधा सा एक तरह से अगर देखा जाए तो संपत्ति के उत्तराधिकारी बेटा और बेटी होगा। बेटी है तो बेटी भी होगी और बेटा है तो बेटा होगा, यानी दोनों को जो है समान हक मिलेगा। ये कानूनी है। देखें समाज में क्या हो रहा है, बेटी जो है ससुराल जा रही है, हक लेने नहीं आ रही है। ये है भाई भी हक नहीं ले रहे हैं। दो भाई हैं, एक जो है एक तरह से बाहर रहने लगे तो अपना सारा हिस्सा जो है अपने एक भाई को दे दिए, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, गांव में रहते हैं, सारा देखभाल करते हैं। तो यहाँ मतलब ये नहीं है, मतलब है कानूनी रूप से संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन। तो कानूनी रूप से संपत्ति का उत्तराधिकारी बेटा और बेटी दोनों होगा। लेकिन सवाल क्या उठता है कि आखिर ये जो हाईकोर्ट का फैसला दिया गया वो क्यों दिया गया, किस आधार पे दिया गया। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखें, एक मामला जो है एक तरह से तब कोर्ट में ले जाया गया कि जब एक सास यानी परमिला देवी जो है वो सास की मृत्यु हो जाती है। परमिला देवी जो है उनकी सास है, उनका एक राशन का दुकान होता है, राशन का दुकान से उनका पूरा घर चलता है। बाहर में आप बहुत ऐसे लोग देखे होंगे जिनका जीवन यापन, घर खर्च सब कुछ एक दुकान पे निर्भर है। दुकान चलता है, दुकान चलता है, दुकान की बिक्री होती है, दुकान से उनको इनकम होता है और इनकम से उनका जो है घर परिवार सारा चलता है। बहुत लोग ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं कि उनका जो एग्रीकल्चर इनकम है, यानी सारा जो इनकम है वो खेती पर डिपेंड है। अब जिनका सर्विस है, गवर्नमेंट जॉब है, उनकी तो बात अलग है ना। लेकिन अब जिनका एक तरह से दुकान भी है, बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, तो उनका भी एक अच्छा खासा कलेक्शन जो है इनकम उससे आता है। तो हुआ क्या एक्चुअल में कि एक दिन जो है परमिला देवी जो है उनकी सास जो है वो डेथ कर गई। और एक तरह से जब सीधी सी बात है कि अगर परमिला देवी की मृत्यु हो जाए तो उस केस में उस संपत्ति का उत्तराधिकारी इनका बेटा और इनका बेटी जो है वो होगी। अब मामला जो है एक तरह से ऐसा हुआ कि जब इनका देहांत हो गया तो अब बहू है, उसका तो जीवन यापन खर्च करने के लिए पैसा चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि बेटा, तो बेटा का पहले ही किसी कारणवश जो है वो देहांत हो चुका था। तो अब यहाँ पर बेटी भी दावा करना पेश कर दी कि हमको भी दुकान में शेयर चाहिए, हमको दुकान में हिस्सा चाहिए। और सीधी सी बात है, अब एक ही उत्तराधिकारी वो बेटी है ना। और ये विधवा बहू जो है उनको ये अधिकार यहाँ पर नहीं दिया गया। और इसका ये कारण ये हुआ कि हर राज्य का अलग अलग नियम होता है। जो मेन एक तरह से जो कानून बनाया गया उसके बाद राज्य में भी कानून बनाए जाते हैं। आप देखें बहुत ऐसा कानून आपको देखने को मिलेगा जो किसी राज्य में जो है किसी राज्य में नहीं है। मतलब बहुत लोग उस राज्य में उस कानून से स्वतंत्र हैं, लेकिन बहुत लोग जो है यानी एक तरह से कानून के दायरे में हैं, इसीलिए कि वो उस राज्य के निवासी हैं।
तो यहाँ ये है कि ये जो एक तरह है वो उत्तर प्रदेश का है ना। तो उत्तर प्रदेश का जो नियम यहाँ पर देखा जाए तो नियम में क्या है कि विधवा बहू को परिवार का जो श्रेणी है ना, उसमें नहीं रखा गया। ठीक है, विधवा बहू है, उनके बच्चे हैं तो उनका तो संपत्ति में हक होगा, लेकिन परिवार के श्रेणी से बाहर रखा गया, यानी उत्तराधिकारी का कोई श्रेणी नहीं दिया गया। बात समझने का प्रयास करें। तो अब जो है प्रमिला देवी की बेटी ही उसके उत्तराधिकारी होगी, तो जो दुकान है वो किसके नाम पर चला जाएगा? बेटी के नाम पर। लेकिन सुनीता देवी के द्वारा केस इसीलिए फाइल किया गया और हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये जब मामला गया तो वहां पर ये जजमेंट दिया गया, कोर्ट के द्वारा फैसला किया गया कि फैसला ये किया गया कि ये जो दुकान है ना, यानी जीवन यापन करने का सिर्फ एक तरीका है और बेटी के लिए और अदर ऑप्शन है, लेकिन अब इनके लिए और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसीलिए ये राशन का दुकान जो है वो जो प्रमिला देवी के नाम से है वो सुनीता देवी को, ताकि उनका जीवन यापन चल सके, मतलब कोर्ट के द्वारा ऐसा आदेश दिया गया। तो इस तरह से यानी जो फैसले वाली बात है, जो एक तरह से जो शेयर दिया गया, हिस्सा दिया गया, यानी वो किसको दिया गया? वो दिया गया यानी जो बहू है ना, उसको दिया गया। अब आप कहेंगे, आपके मन में ऐसा सवाल होता होगा कि आखिर इस जो बहू है उनको क्या अधिकार है कानूनी रूप से? देखें, अगर अभी तो यहाँ इनकी सास की मृत्यु हो गई, लेकिन अगर यदि कोई भी विधवा है ना, कोई भी विधवा अगर है और उनका जीवन यापन करने के लिए, देखिए बहुत सारे ऐसे मामले हैं, हाईकोर्ट के मामले हैं जहां पर ऐसा जो है दावा किया गया कि अगर कोई विधवा अपना जीवन यापन करने के लिए असमर्थ हो, उस केस में है ना, जो सास है, जो ससुर है, उससे भरण पोषण करने के लिए दावा किया जा सकता है। अगर सास ससुर जो है उससे असमर्थ हो तो भरण पोषण करने के लिए जो है एक तरह से विधवा के द्वारा सास ससुर के ऊपर दावा किया जा सकता है, अगर पति की मौत हो जाए तो। यानी अगर आप चाहेंगे कि विधवा को घर से निकाल दें, है ना, अलग मान लेते हैं किसी कारणवश, तो ठीक है, आप घर से भी निकाल देंगे तो कानूनी रूप से भरण पोषण, आप उसके पति का संपत्ति है ना, तो भरण पोषण करने के लिए वो हकदार होगी, है ना, भरण पोषण करने का हकदार होगी। संपत्ति का दावा तो दूर की बात है, लेकिन जो भरण पोषण है ना उसका वो हकदार होगी, उसका वो दावा कर सकती है, वो संपत्ति, है ना। अब बहुत लोग ऐसा है, ठीक है, मान लेते हैं उनको लगता है कि पति की संपत्ति है, तो वो संपत्ति अब जो है वो उनकी पत्नी है, उन्हीं का होगा। लेकिन बच्चे हैं तब उस संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे ना। अगर बच्चे नहीं हैं तो वो सिर्फ भरण पोषण के उत्तराधिकारी हैं, मतलब भरण पोषण के लिए ही सिर्फ वो दावा कर सकते हैं, संपत्ति के उत्तराधिकारी थोड़ी होंगे वो सिर्फ भरण पोषण करने के लिए अपना दावा कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं, उसके लिए वो उत्तराधिकारी हैं कि वो सिर्फ भरण पोषण यानी जीवन यापन करने के लिए जो खर्च है वो देना होगा। सास ससुर जीवित है, सास ससुर को देना होगा, या जिनके पास संपत्ति है वो संपत्ति देना होगा। संपत्ति उसकी नहीं हुई, लेकिन जो भरण पोषण है उसका तो वो दावा कर सकती है, उसको आप घर से नहीं निकाल सकते, या घर से अलग भी कर दिए, भगा भी दिए, घर से निकाल भी दिए, तब भी वो दावा कर सकती है। अब मन में सवाल ये भी आएगा कि ठीक है, विधवा का अगर मान लेते शादी हो गया, विधवा के साथ रहती है, विधवा जो है एक तरह से वो किसी के और के साथ रह रही है, उन्हीं के साथ उनका जो एक तरह से अब वो शादी भी कर ली है, तो क्या जो पहले पति हैं, है ना, पहले जो पति हैं, क्या उसके संपत्ति में जो है हक होगा? तो उसके संपत्ति पर जो है कोई अधिकार नहीं होगा, कोई अधिकार जो है वो नहीं होगा। यानी इसलिए कि अब जो पहले पति थे, आप क्या किए, दोबारा शादी कर लिए, तो उनका जो संपत्ति है उस पे आप दावा आप पेश नहीं कर सकते हैं, वो संपत्ति पे आपका किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा अगर दूसरी शादी कर लिए तो, ठीक है। लेकिन एक जजमेंट बताएंगे जो कि बंबई हाई कोर्ट का है, उसमें विधवा दूसरी शादी जो है कर ली थी, और जब मामला कोर्ट में गया था दावा
जो है किया गया था, तो वहां पर जो पहले पति हैं उसके कुछ संपत्ति थे उस पर अधिकार दिया गया था। तो अब देखें कोर्ट का जजमेंट होता है, हर सिचुएशन को देखते हुए जजमेंट दिया जाता है। जो खास करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो हर तथ्य हर पहलू को देख कर दिया जाता है। तो इसीलिए कुछ ऐसे सिचुएशन रहे होंगे जिसमें इस तरह का फैसला दिया गया होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।